अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मरकज़ ने पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से एक दिन कबल यानी 17 सितंबर को कुल जमाती इजलास मीटिंग बुलाई है। इस ऑल पार्टी मीटिंग को अहम समझा जा रहा है क्योंकि हुकूमत ने अभी तक पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन का एजेंडा वाज़ेह नहीं किया है। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन 18 से 22 सितंबर तक होगा। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के एजेंडे के बारे में मालूमात ना देने पर कांग्रेस मरकजी हुकूमत पर हमला कर रही है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि सेशन शुरू होने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, लेकिन शायद एक शख्स के अलावा किसी को एजेंडे के बारे में कोई मालूमात नहीं है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने माजी में मुनक़िदा पार्लियामेंट की कुछ खुसूसी मीटिंगों का भी जिक्र किया और कहा कि खुसूसी मीटिंगों से पहले एजेंडे के बारे में मालूमात दस्तियाब थी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने इल्जाम लगाया कि पार्लियामेंट के आइंदा खुसूसी इजलास का एजेंडा मुंबई को रियासत से अलग करना और उसे मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका करार देना है। मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तौसीक के लिए 1650 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसके जरिए अगले 3 साल में 75 लाख नए रसोई गैस LPG कनेक्शन दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में चारशंबे को हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में इस सिलसिले में एक तजवीज़ को मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मरकजी काबीना ने माली साल 2023-24 से 2023-24 और 2025-26 तक 3 साल में 75 लाख LPG कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तौसीक को मंजूरी दी है। अगर आप उज्ज्वला योजना की सफलता देखें तो दुनिया भर की बड़ी से बड़ी एजेंसीज ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कहा कि कैसे महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। इससे पर्यावरण को भी बचाने का काम हुआ और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त LPG के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। ये ज्यादातर परिवार लकड़ी, कोयले इसके ऊपर आश्रित रहते हैं और जिसके कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और महिलाओं के स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। ये डिपॉजिट फ्री जो LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए थे उसी का ही एक्सटेंशन है और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। पहला रिफिल और स्टोव भी इसमें निःशुल्क दिया जाता है, जिसका खर्चा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उठाती हैं, जबकि डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन के लिए जो खर्चा आएगा वो भारत सरकार वहन करती है। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने परकाल में 2 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले बंजारा भवन का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर खुसूसी पूजा में शिरकत करने के बाद उन्होंने बताया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव मुल्क के वाहिद वजीर आला हैं जो बंजारा तबके और गिरिजनों की तरक्की को मुमकिन बना रहे हैं। साथ ही दलितों गिरिजनों के बच्चों को मुफ्त तालीम से आरास्ता करने के सिलसिले में रेजिडेंशियल स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जहां गिरिजन और कबायली अक़वाम के बच्चे बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके तालीमी अखराजात रियासती हुकूमत ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए 20 लाख रुपए अदा करते हुए कर रही है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि बीजेपी इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम के दरमियान झगड़े पैदा करते हुए फिर एक मरतबा इख्तिदार में आने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मरतबा बीजेपी की ये कोशिशें काम आने वाली नहीं हैं। अनकरीब मुल्क की 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में अपनी इम्कानी शिकस्त से खायफ होकर बीजेपी में एक मुल्क एक चुनाव का नारा दिया गया है, लेकिन ये नामुमकिन अमल होगा। हरीश राव आज सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद असेंबली हल्के में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब कर रहे थे।
इस मौके पर हरीश राव ने बीजेपी और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के लिए शॉर्ट डिक्लेरेशन जारी कर रही है। गुज़िश्ता 50 वर्षों के दौरान इख्तिदार में रहने वाली कांग्रेस को अवाम की फलाह व बहबूद और मुल्क और रियासत की तरक्की पर डिक्लेरेशन जारी करने की याद नहीं आई। उन्होंने कहा कि आज किसी भी रियासत में आसरा पेंशन स्कीम के तहत 2000 रुपये के वज़ाइफ जारी नहीं किए जा रहे। కేసీఆర్ గారు ఫోన్ చేయగానే అర్ధ గంటల రాజీనామా ఉత్తరం కెప్టెన్ సాబు నేను అందరం రాసుకొని పోయి గవర్నర్ గారికి ఇచ్చొచ్చిన. అంటే అలాంటి గొప్ప నాయకులు కెప్టెన్ లక్ష్మీకాంతారావు గారు. మరి మా వినోదన్న ఢిల్లీలో కేసీఆర్ కు కుడిభుజం, ఢిల్లీలో ఈ దేశంలోని జాతీయ పార్టీలను ఒప్పించడంలో మెప్పించడంలో అనునిత్యం కేసీఆర్ గారికి వెన్నంటి ఉండి ఈ దేశ పార్లమెంటును దేశ రాజకీయ వ్యవస్థను ఒప్పించడంలో ఎనలేనటువంటి కృషి చేసినటువంటి మన రాష్ట్ర ప్లానింగ్ బోర్డు వైస్ చైర్మన్ మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు వినోదన్ గారు, ఉద్యమ నాయకుడు 2001 నుంచి కేసీఆర్ వెన్నంటి ఉన్నటువంటి మా ప్రకాష్ అన్న గారు, మరో ఉద్యమ నాయకుడు భూపతి రెడ్డి గారు, మరో సీనియర్ నాయకులు ఉద్యమ నాయకులు కర శ్రీహరణ గారు, అదేవిధంగా మన హుస్నాబాద్ ముదుబిడ్డ ఉపాధ్యాయుడిగా జీవితాన్ని ప్రారంభించి శాసన మండలిలో చీఫ్ విప్ గా పనిచేసినటువంటి పాతూరు సుధాకర్ రెడ్డి గారు, సీనియర్ నాయకులు రవీంద్రన్న గారు, మా రాజిరెడ్డి గారు, రోజమ్మ గారు, అదేవిధంగా శ్రీర్ బాబు గారు, ఇంకా వేదిక మీద ఉన్న అశోక్ అన్న, మరి చాలా మంది మా మున్సిపల్ చైర్మన్। तेलंगाना टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट इम्तिहान के इनेकाद के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। ये इम्तिहान जुमा यानी 15 सितंबर को रियासत भर में मुनक्किद होगा, जिसमें 2,83,620 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। महकमे तालीम की जानिब से जारी करदा एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन स्कूलों में टेट इम्तिहान का सेंटर बनाया गया है उन स्कूलों को 14 सितंबर के लिए आधे दिन का स्कूल और 15 सितंबर को मुकम्मल तौर पर तातील रहेगी। 15 सितंबर को टेट इम्तिहान 2 सेशन में मुनक्किद होगा। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक पेपर 1 और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक पेपर 2 मुनक्किद होगा। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदर नशीन मुत्ता सुकेंद्र रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत एक मुल्क एक चुनाव की साजिश कर रही है। उन्होंने जिले नलगुंडा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि शेड्यूल के मुताबिक 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं, लेकिन मरकज कुछ न कुछ साजिश कर रही है और एक मुल्क एक चुनाव के नाम पर उलझन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी साजिश करके इख्तिदार में वापस आने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज जमहूरियत को कत्ल करने की साजिश कर रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना के अवाम रियासत के मुस्तकबिल के लिए चंद्रशेखर राव को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना के गद्दारों की पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव एक काबिल और आला तालीम याफ्ता शख्स हैं। రోజు దేశవ్యాప్తంగా ఒక గందరగోళ పరిస్థితి. కేంద్ర ప్రభుత్వం సజావుగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని సాగనిచ్చే పద్ధతుల్లో లేదు. జనవరి 16 లోపల తెలంగాణ, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, మిజోరాం 5 రాష్ట్రాలకు శాసనసభ ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి ఉన్నది. దాదాపు ఈ రాష్ట్రాల్లో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సమాయత్తమవుతున్నటువంటి సందర్భంలో ప్రత్యేకంగా 18 నుంచి 22 వరకు పార్లమెంటు స్పెషల్ సెషన్స్ను ఏర్పాటు చేసి వివిధ రాజకీయ పార్టీలను అదేవిధంగా దేశంలో యావత్ ప్రజానీకాన్ని జమిలీ ఎన్నికల పేరు మీద గందరగోళంలో పడేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఒకవైపు అది సాధ్యం కాకపోతే మనతో పాటు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు ఇంకొక 5 రాష్ట్రాలను కూడా దీంట్లో లాక్కొచ్చి మినీ జమిలీ ఎన్నికలు పెట్టాలనేటువంటి మరొక ఆలోచన. ఈ రకంగా భారతదేశంలోని రాజకీయ పార్టీలను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ప్రజలను కూడా మభ్యపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం అనేటువంటిది చాలా బాధాకరం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీద, కేసీఆర్ మీద, కేటీఆర్ మీద भारतीय जनता पार्टी के कायदीन ने बेरोजगार नौजवानों के साथ चंद्रशेखर राव हुकूमत की नाइंसाफियों के खिलाफ 4 मई को 24 घंटे तवील भूख हड़ताल का आगाज किया। मरकजी वजीर सियाहत और पार्टी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी की क़यादत में इंदिरा पार्क के धरना चौक पर ये भूख हड़ताल शुरू की गई। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना में इंचार्ज तरुण चुग के अलावा पार्टी के दूसरे कई कायदीन ने बेरोजगारों और नौजवानों के मसाइल की यकसुई में भारत राष्ट्र समिति की ज़ेर क़यादत
चंद्रशेखर राव हुकूमत के रवैये के खिलाफ मुनज़्ज़म करदा एहतजाज में शिरकत की। किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता 9 साल के दौरान BRS हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नाकाम रही और उसने बेरोजगारी भत्ता जारी करने से मुतालिक अपने वादे की भी तकमील नहीं की। గత 9 సంవత్సరాల క్రితము తెలంగాణ ఉద్యమంలో నిరుద్యోగ యువత గిరిగీసి పోరాటం చేసింది. తెలంగాణ నిరుద్యోగ యువత ఈ తెలంగాణ వస్తే మా భవిష్యత్తు బాగుపడుతుందేమో ఏ మాత్రం ప్రాణాలు లెక్క చేయకుండా 1200 మంది బిడ్డలు తెలంగాణ కోసం ఆత్మ బలిదానం చేసుకున్నటువంటి చరిత్ర. మిలియన్ మార్చ్ కావచ్చు, సాగర్ హారం కావచ్చు, వంట వార్పు కావచ్చు, ఇదే ధర్నా చౌక్ లో సంవత్సరాల తరబడి నెలల తరబడి నిరుద్యోగ యువకులు తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేశారు. కానీ ఏమండి 9 సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర आज ये धरना, आज का ये कार्यक्रम, ये दीक्षा का कार्यक्रम केसीआर सरकार को अलविदा कहने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। ये जो आवाज है, ये जो कार्यकर्ताओं का ये आज जो यहाँ पर इकट्ठ है, ये तेलंगाना की जनता की आवाज है जो पिछले लगभग 10 सालों से केसीआर के अत्याचार को, केसीआर के परिवार की तानाशाही को देख रहे हैं, सह रहे हैं। केसीआर साहेब, आपका कुटुंब दो हाथों से तेलंगाना को लूट रहा। तेलंगाना की सरकार जो आंदोलन चला था, जब नौजवान सड़कों पर निकले थे, सर पर कफन बांध के निकले थे, उस समय उन लोगों ने संकल्प लिया था बंगारू तेलंगाना बनाने का। उनके सपनों का तेलंगाना था जहां रोजगार मिलेगा, उनके सपनों का तेलंगाना था नौजवान आगे बढ़ के रोजगार पैदा भी करेंगे और नौकरियों में भी जाएंगे, जहां हॉस्पिटल की फैसिलिटी होगी, जहां डबल बेडरूम मिलेगा, जहां SC/ST भाई समानता की जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन केसीआर साहेब, आज ये भारतीय जनता पार्टी के मंच से मैं आपको चैलेंज करता हूं, पिछले 9.5 साल, लगभग 9.25 साल की आपकी सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। तेलंगाना की जनता सड़कों पर है। अगर SC भाइयों के बीच में जाते हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, टीचर आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, समाज का हर वर्ग, किसान, व्यापारी, हर वर्ग केसीआर के कुशासन से दुखी है। हर जगह आंदोलन हो रहा है, उसको मैनेज किया जा रहा है। केसीआर साहेब, ये आपका जो किला है ना, वो अब जर्जर हो चुका है। जितनी मर्जी व्हाइट वॉश करा लीजिए, केसीआर की ये जो पार्टी की दरारें हैं वो। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मुबैना स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम में साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की दाखिल करदा दरखास्त पर समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी, जिसके जरिए माफ कीजिएगा, जिसके जरिए उन्होंने इस केस को कलअदम करार देने की इस्तदा की है। अदालत ने विजयवाड़ा की ACB अदालत ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की दरखास्त पर समाअत पर हुक्म इल्तिवा भी जारी कर दिया, जिसके जरिए चंद्रबाबू नायडू की तहवील हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, जो फिलवक्त राजमंड्री सेंट्रल जेल में है। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह ने यह इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सियासी इंतकाम के तौर पर YSR कांग्रेस पार्टी की हुकूमत उन्हें निशाना बना रही है। उनकी अदालती तहवील के अहकाम को कलअदम करार देने के अलावा CID की जानिब से दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को भी कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। CID ने उन दरखास्तों पर जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत तलब की थी। बाद हाईकोर्ट ने इस दरखास्त पर समाअत 19 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। एक और खबर चंद्रबाबू नायडू से ही जुड़ी हुई। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद लगातार आंध्र प्रदेश और मुल्क के दीगर हिस्सों में एहतजाज जारी है। आंध्र प्रदेश में चाशुम्बे को भी TDP वर्कर्स ने अपना एहतजाज लगातार 5वें दिन जारी रखा। कारकुनों ने सड़क पर एहतजाज करते हुए अपने लीडर की गिरफ्तारी की मजम्मत की और फौरी तौर पर उनकी रिहाई का मुतालबा किया। चंद अजला में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब पुलिस ने 4 या इससे ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर इम्तना से मुतालिक अहकाम की खिलाफ वर्जी पर तेलुगुदेशम कारकुनों को हिरासत में ले लिया। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में भी चंद्रबाबू नायडू के हामियों ने हड़ताल की।
రాజ్యాంగం పోవాలి 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 ఓపిడి రెడ్డి ఓపిడి రెడ్డి ఓపిడి రెడ్డి ఓపిడి రెడ్డి यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने 4 सितंबर को भारत को पहला C-295 टैक्टिकल मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लेन सौंप दिया है। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने स्पेन के सेविले शहर में इस प्लेन को रिसीव किया। इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को 15 सितंबर को दिल्ली लाया जाएगा। एयर चीफ एक दिन पहले ही प्लेन लेने के लिए स्पेन पहुंच गए थे। ये एयरक्राफ्ट पिछले 3 दहाकों से खिदमत में लगा हुआ है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एवरो 748 को रिप्लेस करने के लिए लाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक C-95 को स्पेन के सेविले प्लांट में बनाया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स में इसका फाइनल इंजंक्शन इस महीने हिंडन एयरबेस पर होगा। दूसरा एयरक्राफ्ट मई 2024 तक हिंदुस्तान लाया जाएगा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सूरत हाल बहुत तकलीफदा है और वहां कुदरत ने जो तबाही मचाई उसने लोगों की खुशियां छीन ली हैं। इसीलिए मरकजी हुकूमत को हिमाचल प्रदेश की तबाहकारियों को कौमी आफत करार देना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सूरत हाल बहुत दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि हम सबको मुत्तहिद होकर इस आफत का सामना करना होगा। अगर मरकजी हुकूमत इसे कौमी आफत करार देती है तो इससे रियासत को बहुत मदद मिलेगी। और लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। कई जगहों के पूरे घर एकदम बह गए हैं। वो नेशनल हाईवे भी बह गया है। मनाली और जो लेक की तरफ जाता है वो वाला, उस पे भी हम गए कल, तो बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान देखा है। और हमने कल भी कहा कि ये एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है और कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्योंकि रास्ते में भी कल जहां जहां मैं जा रही थी, मैंने देखा कुछ जगह कुछ महिलाएं श्रमदान कर रही थी, सड़क बनाने की मदद कर रही थी। आगे गए कुछ छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने चेक्स दिए, चंदा दिया कि जिनका नुकसान हुआ है उनकी मदद हो जाए, जबकि उनका खुद का नुकसान हुआ था। तो इस तरह की जो भावना है हिमाचल की जनता की, इसी भावना को लेकर ही सरकार ने काम किया। मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, तमाम मंत्री खड़े हैं। इन्होंने 24 घंटे आपदा के समय भी और उसके बाद से भी काम कर रहे हैं। और काफी इन्होंने अनाउंस भी किया है किस तरह से मदद कर पाएंगे। जहां जहां कॉम्पेंसेशन देना है उसकी पूरी लिस्टें शायद कल मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, बना भी चुके हैं और देना शुरू भी हुआ है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं बार बार
कि इसको नेशनल डिजास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित कर दें केंद्र सरकार, तो इससे बहुत प्रदेश का फायदा हो सकता है और मदद हो सकती है इस समय। बल्कि उनकी जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है यहाँ। क्योंकि कल भी मैंने देखा कि शायद G20 में जो सेब का इम्पोर्ट है अमेरिका से, उस पे ड्यूटी इन्होंने 25% या 20% कम कर दिया है, 35 से 15 तक आ गई है। इसका मतलब है कि सेब का आयात आसान कर लिया है। जबकि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, शिमला में खास तौर से जो सेब की पेटियां खरीद रहे हैं, उनका दाम उन्होंने घटा दिया। मतलब कि यहाँ के किसानों को कम मिल रहा है। आपदा से वैसे भी नुकसान हुआ है, उनकी मदद करने के बजाय आप अमेरिका के किसानों की मदद कर रहे हैं। तो ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं और हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी थोड़ा गौर करें, यहाँ देखें कि किस तरह से मदद कर सकते हैं, खासतौर से जिनका नुकसान हुआ है। अगर इसको नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए तो बहुत सुविधा हो सकती है जिनका नुकसान हुआ है। स्पेशल सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, विल यू बी टेकिंग अप दिस इशू? द कांग्रेस पार्टी विल बी टेकिंग इन पार्लियामेंट? I think, in fact, Pratibha ji yesterday was mentioning that she would like to take it up in Parliament. We don't know what the special session will be about, whether they will allow these issues to come up. But we were discussing that even if that doesn't happen, representation should go to the central government, and we will all put our strength in that and try to convince the दिल्ली में 4 मई को शरद पवार की रिहाइशगाह पर अपोजिशन अलायंस इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद कांग्रेस कायद KC वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हमने मुल्क के अलग अलग रियासतों में रैलियां करने का फैसला किया है। पहली रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में होगी। Today at the Sharad Pawar ji's residence and attended by 12 member parties. Sri Abhishek Banerjee of All India Trinamool Congress could not attend the meeting due to the summon by Enforcement Directorate arising out of the vendetta politics of Bharatiya Janata Party and the Prime Minister. The Coordination Committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of caste census. The Coordination Committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shores none of the India parties will send their representatives. These are the meeting was held today at the Sharad Pawar ji's residence and attended by 12 member parties. गुज़िश्ता दिनों बहरिया रोम से उठे तूफान डैनियल ने लिबिया में ऐसी तबाही मचाई है जिसका अज़ला मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। इस तूफान के बाद लिबियाई अवाम पर पानी ने जबरदस्त तबाही मचाई और हजारों जानें सैलाब की नजर हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 5000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं कि कब्रिस्तानों के सामने लाशों के ढेर हैं और उनकी तदफीन के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं है। पहले से ही माशी बदहाली का सामना कर रहे मुल्क लिबिया पर तूफान के दूररस असरात मुरतब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डैनियल तूफान के बाद जो जोरदार बारिश हुई है उसने अचानक सैलाब वाले हालात पैदा कर दिए हैं और मशरकी लिबिया के कई शहरों में जबरदस्त तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बारिश और सैलाब के बाद कुछ इलाकों में पुश्ते टूट गए हैं जिनका पानी आसपास के इलाकों में फैल गया। सबसे ज्यादा नुकसान डेरना इलाके का हुआ जहां सबसे ज्यादा हलाकतें सामने आई हैं। राजस्थान में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। भरतपुर जिले के हिंदरा के करीब 4 मई की सुबह तकरीबन 4:30 बजे एक लॉरी तेज रफ्तारी से बस से टकरा गई। इस हादसे में 11 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, 15 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक
बस जो राजस्थान के भावनगर से उत्तर प्रदेश के मथुरा के लिए रवाना हुई थी 4 मई की सुबह लखनऊ पहुंची। अंतरा फ्लाईओवर पर बस को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। इसी दौरान एक लॉरी जिसने फ्लाईओवर पर ठहरी हुई बस का ख्याल न करते हुए उसे पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 11 अफराद की मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। जख्मियों को मकामी अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने इस वाक़े पर सदमे का इजहार किया। हैदराबाद के पुराने शहर में मंगल की देर रात एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ हाफिज बाबा नगर में एक 25 साल शख्स पर मोहलिक हथियारों से हमला करके उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सी ब्लॉक के रहने वाले शेख नज़ीर, जिनकी उम्र 25 साल बताई गई है, उन पर 4 से 5 अफराद के ग्रुप ने तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। पुलिस के आला हुक्काम के मुताबिक मकतूल 3 साल कबल एक केस में मुलविस था और उसकी राउडी शीट खोली गई थी। कत्ल की वजह इंतकामी कार्रवाई समझी जा रही है। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। संगारेड्डी जिले के पटनचेरू इलाके में नामालूम हमलावरों ने एक 28 साल रियल स्टेट ताजिर का कत्ल कर दिया। ये वारदात मंगल की शब पेश आई। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त निर्मल जिले के भैंसा से ताल्लुक रखने वाले नदीम के तौर पर की गई, जो हाल ही में शहर हैदराबाद के डोली चौकी में अपनी बहन के मकान पहुंचे थे। मंगल की शब वो अपनी बहन के मकान से चाय पीने के लिए रवाना हुए, ताहम वापस नहीं आए। जब उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने अपने अरकान खानदान को बताया कि वो संगारेड्डी जिले के एक मकामी होटल में रात का खाना खा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने अचानक कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। जिसके बाद उनके अरकान खानदान ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। माफ कीजिएगा, अरकान खानदान को पुलिस ने इत्तला दी कि नदीम का कत्ल कर दिया गया। नदीम के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जायदाद के तनाज़े और दूसरे झगड़ों के दरमियान एक भाई ने अपनी ही हकीकी बड़ी बहन का सरेआम कत्ल कर दिया। ये वाकया कल रात कामारेड्डी में शामिल माचारेड्डी मंडल चौराहे पर पेश आया। बताया जाता है कि तकरीबन 44 साल की उम्र वाली यूसुफ का अपनी बड़ी बहन रुखसाना के साथ जायदाद की तकसीम पर झगड़ा चल रहा था और एक ऑटो को मुबैना आग लगा देने के मामले में यूसुफ को मौरूद इल्जाम भी ठहराया गया था। खानदानी झगड़ों से तंग आकर यूसुफ ने रुखसाना पर तेज धारी हथियार से कल रात उस वक्त हमला कर दिया जब वो बस से उतरी थी। इस हमले में एक खातून बरसरे मौका हलाक हो गई। बाद यूसुफ ने माचारेड्डी पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर दिया। इत्तला मिलते ही सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास गौड़ ने जुर्म के मकाम पर पहुंचकर पंचनामा किया और नाश को बगैर पोस्टमार्टम सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। जिले महबूबाबाद में ग्रेनाइट कंपनी में हुए पुरीसरा धमाके में एक वर्कर हलाक हो गया। जिले के एनपल्ली के हुदूद में ग्रेनाइट को तोड़ने के लिए किए जाने वाले धमाके में इस वर्कर की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त अमीर बादशाह के तौर पर की गई। इस वाक़े में मजीद 2 अफराद जख्मी हो गए। धमाका इतना शदीद था कि अमीर बादशाह मौके पर ही हलाक हो गया। उसके रिश्तेदारों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस धमाके से मकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। तेलंगाना के जिले मेदक के रामायण पेट में वाक़ बॉयज इंटीग्रेटेड हॉस्टल में अचानक आग लग गई। इस वाक़े के साथ ही खौफजदा तुलबा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में यह वाक़या पेश आया। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। 2 तुलबा के दरमियान तसादुम के वाक़े में एक टीचर पर हमला करने का वाक़या तेलंगाना के जिले खम्मम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के करीपली मंडल के गांधीनगर के कबायली गुरुकुल स्कूल में 8वीं जमात के 2 तुलबा के दरमियान झगड़ा हुआ। इस सिलसिले में प्रिंसिपल ने तुलबा के वालिदैन को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद स्कूल पहुंचने वाले एक तालिब इल्म के भाई ने ड्यूटी पर मौजूद टीचर को ज़द किया, जिसकी शिकायत टीचर ने पुलिस से की। पुलिस ने हमला करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शहर हैदराबाद के हयातनगर इलाके में सड़क के दरमियान एक बड़ा खड्डा पड़ गया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर गाड़ियों की आमद और रफ्त मुतासिर हुई। इस इलाके में हाल ही में डाली गई इस नई सड़क पर यह बड़ा गड्ढा कल रात पड़ गया। मकामी अफराद का कहना है कि बल्दिया और वाटर वर्क्स के अहदेदारों की लापरवाही के नतीजे में ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े के साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए वहां बैरिकेड लगा दिए ताकि कोई भी हादसे का शिकार न होने पाए। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।